हेलो दोस्तों, नमस्कार। अचीव सीएपीएफ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम और आज हम यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2022 के पेपर 2 को थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे और आज का हमारा सेशन डेडिकेटेड है ऐसे राइटिंग पे। तो जो आपके ऐसे आए हुए थे पेपर में, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये जानेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे तो आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे टैकल करना है और सर ने भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि पेपर 2 को टैकल कैसे करना है। पर रियल टाइम बेसिस पे बच्चे को पता ही नहीं चलता। और इफ इन केस अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि मार्केट में ये दिखाना है कि मैंने मतलब बहुत अच्छा और बहुत वगैरह वगैरह टाइप से, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो कॉपी पेस्ट करके और पकड़ा देते हैं। तो एक बच्चा कैसे समझ पाए कि भाई रियल टाइम बेसिस पे वहां पे कैसे सॉल्व हो रहा है पेपर, वो पता नहीं चल पाता। वो कंपैरेटिव स्टडी जो होती है ना, वो पता नहीं चल पाती। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि आप दो लोग एग्जाम में बैठे, अब आपके बगल वाला कैसा लिख रहा है कि उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। अब आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए हमारे साथ आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली उदाहरण के तौर पे, और हमने आपको टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन दिया, कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दिया आपको। अब आपको लग रहा है अच्छा वो जो हमारे साथ वाले का सिलेक्शन हुआ था उसने इस लेवल का लिखा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने उस लेवल का नहीं लिखा था। आमतौर पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको बताने के लिए, ताकि आपके पास एक कंटेंट भी हो जाए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग रहे, चीज़ें उसमें मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे, लैंग्वेज भी ठीक रहे, तो इसलिए वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपके साथ मैं पेपर को डिस्कस करूँ, ऐसे को डिस्कस करूँ, और रियल टाइम बेसिस पे मैंने एक ऐसे खुद ही लिखा हुआ है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो ऐसे सिलेक्ट क्यों किया है। आप अभी पेपर में देख पा रहे हो कि आपके पास 6 ऐसे आते हैं और आप सभी लोग जानते होंगे इसमें से 4 ऐसे करने हैं, एक 20 नंबर का होता है वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ आपको डिटेलिंग जो है सर ने आपको पहले बता रखा है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। 6 ऐसे हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं। अब आप एक बार सोचिए कि अगर आपने कोचिंग मटेरियल पढ़ा है, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट ने, जो भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, उनके आप मटेरियल्स पढ़े होंगे, बुक्स पढ़े होंगे, तो आप इस इन इन 6 में से कौन से 4 सिलेक्ट करेंगे? 4 ऐसे तो आपको लिखने ही है, तो आप सिलेक्ट तो करेंगे ना पेपर करने के पहले। ऐसा थोड़ी लाइन से लिख देंगे तो 4 हो जा रहा है तो सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए आप पढ़ के कौन सा ऐसे कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ के किया है, ये मैं पहले रेडीमेड एक बना के लेके गया था एक पूरा दिमाग में, और मैंने वही वहां उतार दिया था। जैसे ये प्राइस राइज, कॉजेज एंड इफेक्ट, सिंपल ऐसे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो आपका नॉलेज बेस है उसी से काम हो जाना है। और मे बी जहां आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो सकता है उन्होंने भी कराया, हो सकता है ना भी कराया हो, तो हो सकता है उन्होंने मटेरियल दिया वहां से हो जाना है, या इसके अलावा आपने खुद से बना के रखा है तो उससे भी हो जाना है। इसके अलावा वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ये भी हो सकता है आपने बनाया हो या कहीं से मिल गया हो, तो ये 2 ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। अब आप हमको बताइए कि बाकी 4 में से 2 कौन सा चूज करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों तो आपसे सिलेक्ट हो गए कि आपके पास नोट्स थे, आपके पास इंस्टीट्यूशन का मटेरियल था, या आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी और हो सकता है क्वेश्चंस इसी लाइन पे आए हुए थे तो आपने कर लिया। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बाकी जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, फिर इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ये 2 ऐसे हुआ। हो सकता है आप मे बी मतलब अगर थोड़ा सा टच कर पाए तो ये भी कर लेंगे आराम से। अगर आप न्यूज़ से अवेयर रहते हैं तो आराम से कर जाएंगे, न्यूज़ से अवेयर नहीं रहते, केवल मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो मुश्किल हो जाएगी। आप एक बार सोच के देखिए कि क्या कभी आप ये ऐसे टच कर पाएंगे? कहीं कोई मटेरियल पढ़ के क्या आप ये ऐसे टच कर पाएंगे? अगर हाँ, अगर आप बोल रहे हैं, आप में से जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो तो समझ ही रहे हैं, जो नहीं दिए हुए हैं एग्जाम, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया ये बताइए
कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कैसे रोक देंगे? सोचिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास? 2। लेकिन 2 पॉइंट से तो पूरा ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 300 वर्ड्स का है। हाँ, 2 पॉइंट से आप बहुत ज़्यादा अगर कर पाओगे, इंट्रो और 2 पॉइंट और कंक्लूजन, 1.5 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को लगता है कि ये सारे ऐसे भी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट करा देंगे, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लूंगा बस हो जाएगा वहाँ से। ऐसा बिल्कुल है नहीं। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए, ताकि आप ऐसे ऐसे को पेपर में हैंडल कर पाएं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और ये बनी रहेगी। आप ये मत सोचिए कि अरे यार यूपीएससी ने तो टफ पेपर दे दिया, भाई उनका काम ही ये है। आप टॉप लेवल के ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, तो इन सब में आप टॉप लेवल की पोजीशन पे होंगे। इतना ही नहीं, वहां से आप बहुत सारी और भी, जैसे एनएसजी में आप जा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाए, आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बनाई जाए पेपर में, और चेक किया जाए कि जब भी अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस होंगे तो आप कैसे एक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लगा पर्सनली, जो मैंने पेपर में देखा कि ये ऐसे सबसे अलग था, बाकी ऐसे थे, और ये बड़ा जर्नलिस्टिक टाइप का ऐसे है। तो मैंने खुद भी सर्च किया कि यूपीएससी ने भाई ये ऐसे पूछा कैसे है, कहाँ से पूछा है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई न्यूज़पेपर की कटिंग, कोई ऐसा कुछ उठा के, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हो सकता है ये वाला आप ढूंढे तो मिल जाएगा आराम से, ये नहीं मिलेगा। अब यूपीएससी ने बड़ा जनरल सा और सिंपल सा पूछ लिया, और लोगों को इसमें 2 पॉइंट से आगे शायद याद ही नहीं। भाई एक बोल देंगे कि एग्रीमेंट कर लेंगे, दूसरा बोल देंगे मीडिएशन कर लेंगे, फिर तीसरा ये नहीं बोल पाएंगे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, यही तो यूपीएससी आपको टेस्ट कर रहा है। लगा तो दिया रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन, क्या हुआ? वॉर रुक गया? नहीं। इनफैक्ट जो सैंक्शंस लगे रशिया पे, तो डॉलर का डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है ना, उसकी इंपॉर्टेंस घट गई। क्यों? क्योंकि फिर वो रीजनल करेंसी में ट्रेड शुरू हो गया। और अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे न्यूज़ को, तो जो रूबल है, जो रशिया की करेंसी है, आप उसकी वैल्यू देखिए, वॉर के बाद बढ़ गई। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इकोनॉमिक सैंक्शन से वॉर को रोका नहीं जा सकता है, और अगर रोका भी जा सकता है तो बहुत लंबा टाइम पीरियड। इनफैक्ट कोल्ड वॉर में हम लोग देख सकते हैं कितना लंबा चला, बहुत लंबा टाइम लग गया, उसके बाद जाके कहीं पे वो यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ। चीजें हैं, तो पॉइंट्स भी आपके टू द पॉइंट और बहुत सही पॉइंट सटीक होने चाहिए, जो उस ऐसे को जस्टिफाई कर रहे हो। आपके स्टेटमेंट को एटलीस्ट जस्टिफाई तो करे कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, लॉजिकल बोल रहा है, हवा में नहीं इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। बहुत से लोग ऐसा बोल देंगे, पर रुकिए और सोचने की कोशिश कीजिए। तो ये ऐसे इसलिए मैंने चूज किया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी, एक जो बच्चों से मेरी बात हुई उनसे मैंने खुद भी पूछा कि बताओ भाई इस पे क्या लिखोगे, ब्लैंक है वो। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया, और ये मैंने खुद बैठ के आपके लिए लिखा। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्या है, फिर इसमें डिमांड और वगैरह वगैरह। सर ने बाकी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रखी हैं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं टच करूँगा लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका ये ऐसे मैंने चूज़ किया, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। तो ऐसे को अप्रोच कैसे करते हैं? ऐसे को अप्रोच करते हैं, एक ब्रॉड आपको पेपर में, कॉपी में पीछे रफ वर्क करने के लिए जगह मिलती है। आपको नॉर्मली 15 मिनट से 18 मिनट देने हैं, 15 to 18 मिनट, ठीक है। इतना आपके पास होता है एक ऐसे के लिए। होता मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, भाई 25 मिनट लगा दो, आपकी मर्जी, पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा। तो लगभग 15 से 18 मिनट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट की, 18 मिनट पे नहीं जाना है। अब मैं मान के चलता हूँ आपके पास केवल 15 मिनट है। 15 मिनट है, 15 मिनट में से क्या करेंगे, 2 मिनट इस पे लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और बाकी 13 मिनट लिखने पे लगाएंगे, स्ट्रक्चर करने पे, सेंटेंस फ्रेम करने पे। अब ये क्या है, ये एक ब्रॉड मैंने एक बना लिया था जब आपके लिए मैं ऐसे कर रहा था कि मैं इसमें करना क्या क्या चाहता हूँ इस ऐसे में, और क्या क्या डायमेंशंस इससे खुल सकती हैं। तो मैंने क्या किया कि पहले इंट्रो लिखूंगा, फिर उसके बाद रीज़न। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो सर रीज़न पूछा ही नहीं है। ऐसे लिखने में आपका फ्लो भी टेस्ट होता है, तो आपको एक भूमिका बनानी होती है।
एक आपको बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है, उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे जो है वो लिखना होता है। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि आपने एक इंट्रो लिखा और सीधे आ गए, क्या रोक देंगे हम, ऐसा होता नहीं है। आप एक बार लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अब्रप्ट लगता है, बहुत अब्रप्ट चेंज लगता है कि आप इंट्रो के बाद आए और सीधे आपने वॉर कैसे रोक देंगे। पहले ये तो बता दो कि वॉर हो रही है, क्यों हो रही है, एक लॉजिक बनता है बताने का। तो इसलिए मैंने रीजन, अब ये नहीं कर देना है कि एक पेज में पूरा रीजन ही बताते जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे डायरेक्टेड ही नहीं है, आपका ऐसे वहां पे डायरेक्टेड है नहीं, उसका फोकस कहीं और है। तो जो फोकस है वहीं पे आएंगे घूम के। तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं वॉर होने के? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, और आइडियोलॉजिकल रीजन हो सकता है। ठीक, सोशल क्या हो सकता है? जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो रशिया ने जो स्टार्टिंग में जो जमीन कब्जा की थी, कब्जा बोल सकते हैं उसको, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, डोनेस्टक रीजन था और एक और था। तो अब वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? रशिया रशिया का बेसिस क्या था वहां पे इंटरवीन करने का? वहां पे बेसिस ये था सर कि वहां पे जो रशियन ओरिजिन के लोग हुआ करते थे उनका टॉर्चर हुआ करता था। और ये बात काफी हद तक सही भी है अगर आप तय में जाएंगे इस बात की। ठीक है, तो क्या था ये था एथनिक क्लैश, एक टाइप का क्या था? सोशल रीजन, एथनिक क्लैश। ठीक, तो एक टाइप का क्या है? सोशल रीजन है। फिर पॉलिटिकल हो सकते हैं कि रशिया जो है अपने आसपास जो है वो यूएस को नहीं आने देना चाहता है, नेटो फोर्सेस का एक्सपेंशन नहीं चाहता है। यूक्रेन ने जिद पकड़ रखी थी कि मुझे नेटो में जाना है, नेटो में जाना है। उसके बाद इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन के पास भी हैं, अनटैप्ड हैं, हालांकि अनटैप्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अभी अनटैप्ड हैं, इसलिए यूक्रेन भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहा है रशिया पे। रशिया ने काफ़ी सारी मदद भी की है इनको, हालांकि वो एक अलग लेवल का डिस्कशन हो जाएगा, हम लोग यहाँ ऐसे डील कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आइडियोलॉजिकल रीजन से भी वॉर हो सकती है। एग्जाम्पल सिंपल है, जो कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर क्या थी? आइडियोलॉजिकल वॉर थी। किसके किसके बीच में? कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट लाइन पे काम कर रहा था रशिया और कैपिटलिस्ट लाइन पे काम कर रहा था यूएस। फिर हेजमनी कायम करनी थी कि कम्युनिज्म की हो या कैपिटलिज्म की हेजमनी होनी चाहिए, इसी में दोनों में लड़ाई थी। ठीक है, तो ये एक अलग एक डिस्कशन हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग चले जाएंगे तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, अभी ऐसे पे आ जाते हैं। तो एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने क्या सोचा कि और क्या कर सकते हैं, इनोवेशन के तौर पे इसमें एक डायग्राम भी डाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सवाल कि डायग्राम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मन बना लिया, घर से मन बना के गए कि, या आपके टीचर ने बता दिया कि 2 ऐसे में तो डायग्राम डालना है, अब आप वहाँ पे जबरदस्ती, ऐसा ऐसा नहीं करना है। नेचुरल फ्लो के साथ अगर डायग्राम आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको वो रिवार्ड भी करेगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे बाकी के कंपैरिजन में। तो मैंने सोचा कैसा डायग्राम, तो मैंने सोचा सर्कुलर लूप टाइप का डायग्राम होगा, तो मैंने ये बनाया। पहले ये मैंने बनाया तो इसमें 1 2 3 4 मैंने ऐड किया। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि एक और ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 5 ऐड कर दिया। आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं, तो 6 भी हो सकता है। ठीक है, आराम से हो सकता है, 6 पॉइंट्स हो सकते हैं उस लूप में, तो मैंने 5 पॉइंट्स ही रखे, है ना, बना सकते हैं आप। और ये करने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा वो नहीं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे काम करेंगे, ये सब 15 सेकेंड का काम होता है, बच्चे बना लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन बॉडी पे। फिर मैंने क्या सोचा कि यही तो मुद्दा था, यही तो नहीं समझ में आ रहा था लोगों को कि वॉर को कैसे रोकेंगे। तो मैंने बनाया पहला, वॉर ना हो इसी के लिए तो डिप्लोमेसी बनी है, इसी के लिए एम्बेसीज हैं। एम्बेसीज का प्राइमरी काम है कि 2 कंट्रीज के बीच में जो आपस में डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जाए। जब भी आप कभी देखते होंगे कि हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ, तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी एनवॉय जो यहाँ पे हैं एम्बेसी में हैं उनको बुला के ब्रीफ करते हैं, उनसे बोलते हैं ये गलत हुआ, ये सही हुआ, वगैरह वगैरह। अगर ये चीज़ें ना हो तो हम क्या करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इसलिए एम्बेसीज होती हैं। मतलब डिप्लोमेसी उनका सेकेंडरी काम होता है कि अपने सिटीजन्स को वहाँ पे बाहर वगैरह वगैरह उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको
उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वीज़ा हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर रहने पे, तो वो सारी चीज़ें वो उनका सेकेंडरी टास्क है। प्राइमरी टास्क उनका है कि वो डिफरेंसेस को कम करें। फिर उसके बाद मैंने सोचा अगला क्या लिख सकता हूँ, तो अगला मैंने लिखा आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे डिप्लोमेसी मैंने यहीं पे बगल में एग्जांपल लिख दिया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मेरे को याद आ गया तो मैंने लिख दिया। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ में ग्लोबल लेवल पे एनपीटी है, सीटीबीटी है, एनएसजी है, और लोकल लेवल पे बायलैटरल लेवल पे फिर आपका होता है बहुत सारी ट्रीटीज हो सकती हैं। आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हैं, तो मैंने न्यू स्टार्ट ट्रीटी डाल दिया, यूएस रशिया के बीच में है। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अभी तो 2 ही हुआ ना, तो अगला हो सकता है अकाउंटेबिलिटी, किसकी, लीडर्स की, और फ्री प्रेस। अभी ये मैं आपको जस्टिफाई कराऊंगा कि ये कैसे हेल्पफुल हैं। उसके बाद सोशल मूवमेंट्स, कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद मीडिएशन, और फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डाल रखा है, अभी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे। इसके बाद ये 5 पॉइंट्स हुए, उसके बाद ये 6th पॉइंट क्या था, EI। EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे में 5 पॉइंट्स ही लिखते हैं, चाहे तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने EI वाला पोर्शन जो है एक के साथ ऐड किया है, सोशल मूवमेंट्स के साथ आई थिंक। अभी देखते हैं किसके साथ ऐड किया है ना। चलो उसके बाद फिर कंक्लूजन। अच्छा एक और बात, ऐसे में आपका इंट्रो और कंक्लूजन ये अच्छा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और भी जो जो एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं। कारण क्या है कि जब ऐसे शुरू होता है तो पहली नज़र इंट्रोडक्शन पे होती है, वो आपके व्यक्तित्व का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे। और जब ऐसे कंक्लूड हो रहा होता है तो वो लास्ट होता है, आपने अंदर में बॉडी में क्या क्या लिखा उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन जब आप कंक्लूड कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे वो दिखा देते हैं कि नहीं मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, तो वो एग्जामिनर को पता चल जाता है। और जो लास्ट में जो कंक्लूड करता है ना, वो एक इम्प्रेशन छोड़ता है, उसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इंट्रो और कंक्लूजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, और मैंने ये कोशिश की है अपनी तरफ से। क्या इससे बेहतर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है इससे बेहतर ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखिए, पर एग्जाम में लिखिए। तो ये मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन बनाई मैंने आपको समझाने के लिए, आपको पेपर में भी ये करना है, 2 मिनट में ये बना देना है। अब चलते हैं आगे, ऐसे पे आ जाते हैं। वॉट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, ये ऐसे था। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कोर्ट से स्टार्ट कर दिया। ए पीपल फ्री टू चूज विल ऑलवेज चूज पीस, रोनाल्ड रीगन का ये स्टेटमेंट था। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने कोर्ट से स्टार्ट किया है, इसके अलावा आप डेटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से शुरू कर देता कि recent रशिया यूक्रेन वॉर हैज कॉज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी दिस मच, मुझे डेटा इस समय नहीं याद है, ठीक, दिस मच, दिस हैज मेड अस टू थिंक एज टू वेदर वॉर इज नेसेसरी और नॉट, ठीक है। फिर उसके आगे आपने 1-2 लाइन ऐड कर ली, है ना। तो मैं आपको रियल टाइम बेसिस पे बता रहा हूँ कि इसके अलावा क्या कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि भाई एक कोट से स्टार्ट कर लेते हैं, और बड़ा सिंपल सा इंट्रो मैंने डाला। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये 2.5 लाइन्स में ही है, ठीक है, 2.5 लाइन्स में ही है। पेपर पे आप उतार रहे होंगे, तो ये जब मैंने उतारा तो ये लगभग बन रहा है आपका 4 to 5 लाइन्स का, ओके। और शॉर्ट और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो मैंने ये कोशिश की, वॉर हैज़ बिन कॉन्स्टेंट फिनोमेना थ्रू आउट द हिस्ट्री, सो हैज़ बिन द डिस्ट्रक्शन अराइजिंग आउट ऑफ इट। आप देखिए एंशियंट मिडिवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में, एंशियंट टाइम में कहाँ पे, अगर आप लोग जानते होंगे, आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, यूपीएससी वाले तो जानते ही होंगे कि एथेंस और स्पार्टा की वॉर हुई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि यूपीएससी के भी सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो उतने पीछे से है नहीं। मे भी अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। या उससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंडिया में आ जाइए आप, इंडिया में तो आप जानते हैं
चोला चेरा पांड्या नीचे लड़ रहे थे, फिर ऊपर भी लड़ाई चल रही थी, उधर से फिर कुशानाज और ये सब आते गए, लड़ाई होती गई, दुनिया भर की चीजें। तो ये एंशियंट टाइम से ही चलता आ रहा है वॉर। फिर मिडिवल टाइम में आप देखते होंगे, मिडिवल टाइम में तो आपके पास एग्जाम्पल है, आपने इंडियन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी है और यूरोप की भी थोड़ी बहुत अगर टच किया होगा तो वो भी पढ़ रखा है। फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम में देख लो, मॉडर्न टाइम में क्या, मॉडर्न टाइम यानी कि जब से रेनेसां हुआ, जब से रीजन के बेसिस पे लोगों ने सोचना शुरू किया तो मॉडर्न टाइम बोलते हैं उसे। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर उसके बाद एक कोल्ड वॉर भी हुई, मतलब वो हॉट वॉर नहीं थी, उसमें सीधे सीधे तौर पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बट एक कंपटीशन हुआ, तो वो भी आपने देखा। अभी तो रिसेंट का एग्जांपल देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में लिख दिया मैंने और थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छे से बना के लिख दिया। ये आपको कहाँ से आएगा ये, जब आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे होंगे, ठीक है। War has been constant phenomena throughout the history, so has been the destruction arising out of it. However, there has been constant desire among world community to live peacefully. Okay, मतलब समझ गए होंगे, इसमें कुछ हाई फाई नहीं है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, तो ये जस्टिफाई भी हो गया यहाँ पे। ओ सॉरी, एक मिनट, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ये जो आपको कोट दे रखा था, तो ये कोट भी जस्टिफाई हो गया इस इंट्रो पे, इस टॉपिक पे, और हमारा काम भी हो गया, इंट्रो भी इम्पैक्टफुल हो गया। 4 to 5 लाइंस का है, बढ़िया। और इतना ही इंट्रो चाहिए होता है। अब आप ऐसा मत कीजिए 10 लाइन का इंट्रो डाल रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस आप कोई एनेक्डोट डाल रहे हैं, जब भी एनेक्डोट पढ़ता है तो वो सॉर्ट ऑफ स्टोरी ही तो होती है, वो बहुत छोटे में नहीं आ पाएगी। पर यहाँ पे यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर में आपके पास इतना ना तो टाइम है, पर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि टाइम है भी तो जगह नहीं है, और आपको टू द पॉइंट चलना है। यूपीएससी में तो आपको 1200 वर्ड्स मिलते हैं, आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि एनेक्डोट ना ही डाले तो बेहतर है, अगर पढ़े तो 4-5 लाइन का इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो वो सब हम आपको सिखाएंगे, वो भी कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो तुरंत नहीं आ जाना है। उसके बाद देखिए, मैंने आउटलाइन किया था कि रीजन उसके बाद डालेंगे इंट्रो के बाद, पर यहाँ पे मैंने रीजन नहीं डाला, डायग्राम को पहले डाल दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब रीजन को खोल नहीं सकते थे, बस मैंने एक बैकग्राउंड सेट किया हल्का सा कि देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर कंट्रीज गोइंग फॉर वॉर, बी इट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल। लेट अस सी हाउ वॉर कैन बी स्टॉप्ड। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कि वॉर को कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद में डायग्राम नहीं डाल सकता था, है ना, वो थोड़ा अटपटा सा लगता, फिट नहीं बैठ रहा है, आप समझिए इस बात को, फ्लो मेंटेन होना चाहिए। तो इसके पहले ही मैंने ऐसा कर दिया, यहीं पे डाल दिया कि वॉर से प्रॉब्लम क्या क्या है। तो मैंने दो चीजें की, एक तो यहाँ पे ये भी बता दिया कि वॉर से प्रॉब्लम क्या है, रीजन भी बता दिया और बहुत छोटे में बता दिया, दोनों काम हो गया। ये डायग्राम क्या बता रहा है कि वॉर होने की वजह से रिजल्ट क्या होता है या प्रॉब्लम क्या होती है, वो भी मैंने बता दिया है एक डायग्राम के थ्रू। और आप ये मैंने बनाया था पेपर पे, तो वो मैंने आपको यहीं पे चिपका दिया। तो फिर ये मैंने आपको बता दिया कि वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है किसका, ह्यूमन कैपिटल। अब ये सब जो वोकैबुलरी है ये कहाँ से डेवलप होगी, ये न्यूज़पेपर रीडिंग से डेवलप होगी। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, मैं आपको एक लिस्ट बना के नहीं दे सकता हूँ, या कोई भी नहीं दे सकता है भाई। तो ये आपको पढ़ने से धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। हो सकता है मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आपके लिए नहीं हो सकती है। फिर रिसोर्सेज का डैमेज होता है, फिर उसके बाद इससे क्या होता है, प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर सोशल टेंशंस बढ़ती हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और फिर वो उठा के वॉर में बदल जाता है, ग्लोबल वॉर में बदल जाता है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो वॉर अगर चल रही है तो उसको प्रोपेल करता है, उसको थ्रस्ट देता रहता है कि क्योंकि नया नया रीजन निकल के आ रहा है ना, कि अब तो भैया अब ये भी कम हो गया, वो भी कम हो गया, अब मुझे चाहिए, तो और वॉर होने लगती है ना। तो ये जो सर्कुलर लूप बना हुआ है ये कंप्लीट हो गया लूप। आप ये बना सकते हैं जहाँ पे फिट बैठे, यहाँ पे फिट बैठ रहा था तो मैंने बना दिया, अगर नहीं फिट बैठता तो नहीं बनाता, जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर मैंने हल्का सा बता दिया कि कई रीजन हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास तो आगे मैंने पॉइंट्स निकाल लिए थे, तो इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखा। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो क्या करेंगे, तब इसी 2 लाइन को, यानी कि आपके पेपर पे जो 3.5 लाइन आ रही होगी लगभग, मेरे पे तो आ रही थी, मतलब 3 to 4 लाइन्स के आसपास, इसी को एक्सपेंड करेंगे।
उसको 5 लाइंस का एक पैरा बना देंगे और एक पैरा और ऐड करेंगे, वो भी रीजन को ही डेडिकेटेड होगा। 2 पैरा, स्पेस कवर हो गया और ज़्यादा भी नहीं है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब ना, ये सब करना आना चाहिए। मतलब पेपर में हो सकता है ऐसा हो कि आपके पास पॉइंट्स ना आए, तो ये 2 पैरा में खींच दिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं आराम से कर सकता हूँ ऐसे। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, इसको 2 पैरा में कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं जो मेन कंटेंट है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली करके किया है। क्या इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने एक तरीका उठाया है उसमें से, क्योंकि टॉपिक इस हिसाब से था कि क्या क्या किया जा सकता है। इसका सेंस ये निकल रहा है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो मैंने क्या क्या के चक्कर में, ये बताने के चक्कर में कि ये किया जा सकता है, तो मैंने फर्स्टली सेकेंडली थर्डली करके कर दिया है। और ये मैंने उठाया कहाँ से सीखा है? मैंने न्यूज़पेपर से सीखा है मैंने। आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल देखिए, वो एडिटोरियल होते क्या हैं? बेसिकली वो ऐसे हैं। तो फिर फर्स्टली मैंने डिप्लोमेसी, जो पॉइंट्स वहाँ पे लिखे थे वहाँ यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। और हाईलाइट क्यों कर रखा है? आपको रियल टाइम एग्जाम में ये चीज़ें अंडरलाइन करनी है, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड और हाईलाइट कर रखा है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बोल्ड और हाईलाइट कर रखा है। रियल टाइम एग्जाम में आपको केवल हाईलाइट करते जाना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के पास टाइम ना हो तो वो सीधे पढ़ लेगा। अच्छा, डिप्लोमेसी पहला तरीका, दूसरा आर्म कंट्रोल ट्रीटी, तीसरा तरीका अकाउंटेबिलिटी लीडर्स की फिक्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके नीचे भी अंडरलाइन। फिर उसके बाद अगला तरीका सोशल मोमेंट्स, वो भी वॉर को रोक सकते हैं। फिर मीडिएशन हो सकता है। फिर यही ईआई का यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करना होता है। मिनिमाइज़ करने के लिए एटलीस्ट भाई कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे बात करेंगे। और जब 2 लोग टेबल पे आएंगे, बैठ के बात करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसलिए क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इसको अंडरलाइन किया। उसके बाद टू मिनिमाइज यूएन मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। अभी अगर मुझे ऐसे चेक करना हो इसे किसी का ऐसे, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको? मैं पढ़ूंगा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू मिनिमाइज यूएन मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए यूएन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैं पूरा पढ़ूंगा ही नहीं। और ऐसे ही कॉपी चेक होती है आपकी, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या अंडरलाइन करना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, कब अंडरलाइन करना है। ओके, आ जाते हैं। अब आ जाता है आपका डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी मैंने डाला और ये पॉइंट्स लिखे, ठीक है, ठीक, अच्छा सा सेंटेंस फ्रेम किया और लिख दिया, है ना। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है ये, क्या, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं तो आप एक कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं, ऑथेंटिसिटी आती है। आपने जो लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, उसमें एक ऑथेंटिसिटी आती है और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैंने लिखा और देखो देखो मैंने ये दिखाया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। वैसे तो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यूबा जो है वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था। उस समय रशिया और यूएस का समझ ही रहे हैं, कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर टाइम का ही ये इंसिडेंट है। तो उस समय क्या हुआ कि यूएस फोर्स कर रहा था क्यूबा को कि वो कैपिटलिस्ट लाइन पे जाए इनडायरेक्टली। तो यूएस थ्रेटन भी कर रहा था क्यूबा को। क्यूबा की सिक्योरिटी के लिए रशिया ने उठाई और मिसाइल्स भेज दी, न्यूक्लियर मिसाइल्स। वॉर होने वाली थी, लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। तो वहां पे डिप्लोमेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वॉर टल गई। तो वॉर को ऐसे ही टाला जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी मैंने डाल रखा है। मे बी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी से वॉर को रोका नहीं जा सकता, पर क्या किया जा सकता है, लार्ज स्केल डैमेज को कम किया जा सकता है, प्रिवेंट लार्ज स्केल डैमेज और ह्यूमन सफरिंग। और फिर इसके बाद मैंने इसका एग्जांपल डाल दिया, एनपीटी, सीटीबीटी, एनएसजी। आप जानते होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इतनी जानकारी जरूरी है। मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कंटेंट तो जरूरी है, एवरेज कंटेंट लिखिए, फ्लावरी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज सी लैंग्वेज में कंटेंट लिखिए अपना, पर उसको सब्सटेंशिएट कीजिए, ठीक। तो जैसे मैं सब्सटेंशिएट किया, फिर ये ग्लोबल लेवल पे, फिर मैंने लगा दिया सिमिलरली एट द रीजनल लेवल। फिर यहाँ पे फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल अरेंजमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, जैसे कि न्यू स्टार टीटी यूएस और रशिया के बीच में हुई है। इसको रिन्यू किया गया है, पहले भी हुई थी ये। फिर नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, नेक्स्ट और क्या तरीका होता है कि अकाउंटेबिलिटी लीडर्स की फिक्स होनी चाहिए। अगर लीडर को ये डर है कि भाई
पब्लिक हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो क्या होगा? वो वॉर पे जाएंगे? नहीं जाएंगे वो, या वॉर पे गए भी हैं तो रुक जाएंगे। तो अगर उनको ये पता है कि लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है, इसका मतलब अगली बार हम इलेक्शन भी हार जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि लीडर्स क्या करते हैं कि आपको बता देते हैं कि अरे XYZ 1 2 3 ये रीजन है, इस वजह से मैं वॉर पे जा रहा हूं। पर लोग जो है ना वो समझ नहीं पाते, वो कोडेड लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को डिकोड करने के बाद लोगों को समझाने के लिए कोई एक एजेंट होना चाहिए, एक एजेंसी होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसलिए प्रेस एज एन इंस्टीट्यूशन ये काम करता है। यही रोल है प्रेस का कि जो कोडेड लैंग्वेज है लीडर्स की या इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोरम में, उसको डी कोड करके नॉर्मल लैंग्वेज में, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में सिटीजन्स को समझाना। इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूरी है। अगर ये दो चीजें हैं तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो वॉर पे नहीं जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जाएंगे ऑब्वियसली। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यूएस ने जब इन्वेजन किया इराक का 2003 में, तो यूएस की मीडिया ने सही बात सिटीजन्स के सामने रखी नहीं, मिसलीड कर दिया गया सिटीजन्स को भी। बाद में पता चला उसमें प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी लीक्स हुए, तो वो आप पढ़ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ उसको सब्सटेंशिएट कर दिया। फिर फोर्थली, हिस्ट्री शोज दैट सोशल मूवमेंट्स जो है वो वॉर को रोकने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा है तो प्रोटेस्ट चलते रहते, वॉर रुकती क्यों नहीं है? अभी करंट का जो क्राइसिस है रशिया यूक्रेन का, इसमें रशिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए पर फिर भी वॉर नहीं रुक रही है। क्यों? क्योंकि रशिया कहने के लिए तो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो हो रहा है वहां पे। मिस्टर पुतिन इज वन मैन आर्मी, ही इज रूलिंग विद आयरन हैंड्स, ही डजंट केयर अबाउट इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो ह्यू एंड क्राई होता है, वो कहाँ पे इम्पैक्ट करता है? जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। तो इसलिए रसिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट अदरवाइज, एग्जाम्पल के तौर पे फिर मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जैसे कि पहले मैंने एक एग्जाम्पल ये डाल रखा है कि कैसे मिलिट्री के जो जो अनकंट्रोल्ड पावर है, ठीक है, उसको सोशल मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि बूचा मैसेकर अभी रिसेंट में आपने देखा है। ऐसे ही न्यूज को यूज करना होता है एग्जाम्पल को। अब देखिए फ्लो में यूज हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये आएगा कैसे? ये कंटेंट बिल्डिंग से आता है, ये रेगुलर पढ़ने से आता है। मेरे लिए नॉर्मल बात हो सकती है, आपके लिए हो सकता है ना हो। तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, कुछ कुछ हम सिखाएंगे, काफी हद तक कोशिश करेंगे, पर फिर भी करना तो आपको पड़ेगा। तो बूचा मैसेकर ये हुआ था, इस पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हाय तौबा मची हुई थी। इसके बाद फिर इंडिया ने भी पहली बार जो है रशिया के अगेंस्ट में कुछ बोला था, वरना तब तक रशिया के अगेंस्ट में इंडिया ने कुछ बोला नहीं था। इसका मतलब कोई बड़ी बात थी। तो बूचा मैसेकर में हुआ क्या था कि वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे किलिंग हुई थी, बहुत बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग इमेजेस आई थी, चाहे तो आप गूगल पे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी फोर्थ पॉइंट पे मैंने ऐड कर लिया है क्या कि वाइल एक्टिविज्म इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। मतलब ऐसा आप प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो ठीक है, पर हो सकता है वो काम ना है, ठीक। लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं, जो पब्लिक के बीच में जो एक एंगर होता है, वो किस काम आता है? वो प्रोपेल करता है लीडर्स को, कंट्रीज को, नेशंस को कि वो वॉर को रोक दे। एग्जाम्पल के तौर पे, और ये मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आएगा, क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ एसी के सिलेबस में तो हमने पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। ये हम लोग कहाँ से कोट करेंगे? ये बिल्कुल आप कोट करेंगे, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ऐसे आर्टिकल्स। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वहीं से उठा लेना है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जिन कंट्रीज में, जो कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, वहाँ पे तो प्रोटेस्ट चल ही रहे थे। जो कंट्रीज नहीं भी पार्टिसिपेट कर रही थी और केवल एक स्टेट ऑफ माइंड उनका ऐसा हो गया था कि हमें भी वॉर में जो है हिस्सा लेना चाहिए, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। सिटीजन्स ने स्टार्ट कर दिया कि खबरदार, वार्निंग दे रहे हैं कि वॉर में मत जाना, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट बी इलेक्टेड। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हिस्सा नहीं लिया। फिर फिफ्थ पॉइंट जो हो सकता है, और ये बड़ा आसान है,
कि मीडिएशन, ये पॉइंट आपके भी दिमाग में आ गया होगा, मीडिएशन कर सकते हैं जब सारे मेजर्स फेल हो जाएं, हर तरीके से कुछ काम नहीं आ रहा है, तो बस यही होता है कि भाई जो बाकी जो दुनिया के लीडर्स हैं वो आए, कन्विंस करे दोनों पार्टीज को, बैठ के बात करवा दे, यही होता है मीडिएशन। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, और एग्जाम्पल रिसेंट का लिखा और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिखा, पर वही बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो आपको करना आना चाहिए, ये स्किल सेट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। मेरा अपना पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ये सारी चीजें मैं सिखाऊं, कराऊं, और मैं पूरी मेहनत करूंगा इस पे, बट स्टिल फिर भी मैं आपको कहूंगा कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी खुद से भी। अब ये कि मैं आपको झूठ बोल दूं कि नहीं मैं आपको जन्म घुट्टी पिला दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता है, ये चीजें करनी आपको है, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे मैंने कोट कर दिया, यूक्रेन के एम्बेसडर ने बोला था कि जो है पीएम मोदी जो है वो वॉर को रोक सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, और इससे एक इम्पैक्ट भी गया जो एग्जामिनर है कि इसने इंडिया का भी एक पासिंग बाय रेफरेंस दे दिया है, अच्छा लुक दे रहा है बस, और क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ईआई वाला पॉइंट, अगर आपने देखा होगा आगे कि मैंने एक ईआई वाला 6 पॉइंट, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 5 पॉइंट एनएफ है, ठीक है, तो जो 6th पॉइंट था उसको 5th में मैंने ऐड कर दिया, और ऐड कैसे किया, सब्सिक्वेंटली। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका यूसेज आना बहुत ज़रूरी है, और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, अभी इसमें यूज भी किया है, तो आप देखते जाइए क्या क्या हो सकता है। हाउ एवर, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे है, एज वेल एज, फर्दरमोर, व्हाटसोएवर, और क्या हो सकता है, नॉनदलेस, और क्या हो सकता है, कंक्लूड करते समय आप लिख सकते हैं इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आएंगे कहाँ से सर, ये मैं एक लिस्ट बना के मैं अपने कोर्स में ये सिखाने की कोशिश तो करूँगा, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये कोर्स से आपको बस एक यूज़ करने का तरीका और ये सब पता चल जाएगा। अल्टीमेटली जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तभी आपको आएंगे। मैंने कहाँ से सीखा, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कॉमन सेंस हो गया। न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखेंगे दो पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए ये कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते हैं, या 2 लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए, वहीं से आपको उठा लेना है, ठीक है, सीख लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो मैंने यहीं पे कर लिया कि साथ ही साथ, इसका मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ showing the ill effects of war to the people may also arouse the sentiments of love and compassion। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई होता नहीं है कि वॉर की जो पिक्चर्स आती हैं, अभी रशिया यूक्रेन वॉर की बहुत सारी पिक्चर्स आई थी, बूचा मैसेकर की जो पिक्चर्स आई थी कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, मतलब हर आदमी का दिल दहल गया। जो वॉर को सपोर्ट भी कर रहे थे उनको भी एक बार लगा कि यार ये गलत हो रहा है। उससे होता क्या है कि अपने ही लोग जो वॉर को सपोर्ट कर रहे थे वो अगेंस्ट में उतर आते हैं। मूव्ड बाय द सफरिंग्स पीपल विल फोर्स देयर गवर्नमेंट टू शन देयर मिलिटरिस्टिक एडवेंचरिज्म। अब ये वर्ड है, ये दोनों वर्ड ये कहाँ से आए, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आ गए हैं। आप में से जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी का मेंस दिए हुए हैं, इंटरव्यू, उनके लिए ये सब नॉर्मल बात है, क्योंकि वो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। तो आपको उनसे compete करना है, उन्हीं से तो आपका कंपटीशन है। बहुत बच्चों को ये मिथ है कि हमारा कंपटीशन जनरल कंपटीशन वाले बच्चों से है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे फिर क्या लिखा मैंने, फाइनली जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उनको खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अपनी बात रखी जा सके। सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट लिखा है बस, और क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे यूएन का नाम ले लिया है, ओके। और उसके बाद कंक्लूजन। अब कंक्लूजन बहुत अच्छा कोशिश करनी है कि बहुत अच्छा हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं एवरेज लिख देना, थोड़ा सा अच्छा, कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि वो अब ऐसे आपका कंक्लूड हो रहा है, ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ा हो सकता है एग्जामिनर भूल गया हो, इतनी कॉपी चेक करनी है, और लास्ट में आपको नंबर हो सकता है प्रोवाइड कराने हो, कुछ कराने हो, तो वहाँ पे वो कंक्लूजन का जो इम्पैक्ट होता है ना, वही लास्ट इम्पैक्ट होता है वहाँ पे।
तो वो आपके नंबर्स में झलकता है जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बड़ा सिंपल सा लिखा है, एकदम सिंपल लिखा है, बस वो लिखने का तरीका बदल गया है। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। टू कंक्लूड, वॉर इज नॉट ओनली अ क्राइम फॉर दोज हु पार्टिसिपेट इन इट, इट इज ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन। सिंपल। जैसे कि आप वो जापान में नागासाकी हिरोशिमा वाला देख लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो पहले की जनरेशन थी वो उन्होंने तो सफर किया ही, अब जो वहाँ पे बच्चे भी हो रहे हैं, अभी भी वहाँ पे फिजिकल डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं उस एरिया में, तो वो भी झेल रहे हैं। रेदर देन शोइंग मसल पावर, कंट्री शुड कम ऑन टेबल एंड रिजॉल्व इशूज। नॉर्मल सा लिखा। उसके बाद अब ये मैंने कैची लिखा और ये आपको अंडरलाइन कर देना है, सो दैट वी कैन टुगेदर फाइट अदर वॉर्स। कौन सी? वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, करप्शन, डिसीज, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे ये कट कर देना है। ऑब्वियसली इतने समझदार तो आप लोग हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, है ना। ये नहीं बोल देना है कि वॉर रोकना तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपके पास विल पावर है तो आप वॉर को रोक लेंगे। और बाकी जो मेथड्स हैं वो फॉलो किया जाए। वॉर क्यों नहीं रोकी जा सकती? वॉर किसी के हित में थोड़ी होती है। अल्टीमेटली जब वॉर कंप्लीट हो जाती है, वॉर पूरी हो जाती है, वॉर एक बार रुक जाती है, फिर जितने भी पार्टीज वॉर में इन्वॉल्व हैं उनको लगता है कि हाँ यार ये तो गलत हुआ, हर किसी का नुकसान हुआ, क्या रशिया का नुकसान नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी वो नहीं समझ में आता क्योंकि वॉर उस लेवल पे पहुंच गई है और फिर हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, तो इसलिए जब वॉर रुकेगी तो समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है और आपको दिखाना है कि वॉर हम लड़ सकते हैं। अगर वॉर लड़ना है तो हम बिल्कुल लड़े, लेकिन कोशिश ये करें कि पॉवर्टी के अगेंस्ट में वॉर लड़े, करप्शन के अगेंस्ट में वॉर लड़े, डिसीजेस को जो जैसे कोविड-19 इनको एलिमिनेट करने के लिए वॉर फुटिंग लेवल पे काम जरूरी है। सेल्फ इंटरेस्ट को केवल ना देखें, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ है कैसे। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है। इस स्लाइड मैंने बाद में इसलिए डाली क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है। मैं सिंपली आपको बता देता तो शायद आप उतना गौर ना करते। अब आपको समझ में आ गया कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है। न्यूज़पेपर का रोल है सेंटेंस बिल्डिंग, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर ग्रामर, फिर आपका डेटा। डेटा हर कोई दे देता है, डेटा के साथ फैक्ट भी दे देता है, लेकिन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम्पल, केस स्टडीज़। कहाँ से मिलेगा आपको? न्यूज़पेपर से मिलेगा। और मैंने ये जो ऐसे लिखा है मैंने खुद ही लिखा है। वो बात अलग है कि आपको वहाँ से 15 से 18 मिनट में लिखना है, क्योंकि मुझे सारे डायमेंशंस आपको दिखाने थे, सारी चीज़ें वो खोल के रखनी थी, तो मुझे लगभग 30 मिनट्स के अराउंड लगा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि बोल के ये टाइप कर दिया था इस पे स्लाइड पे। तो वो अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने एक बार चेक कर लिया है, बट स्टिल। अब अगर आप वैसे ऐसे का जो मैंने लिखा है अगर वहाँ पे 80% भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मोर देन एनफ है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, है ना। अब मुझे ही लिखना हो तो मैं ही उसका 80% प्रोड्यूस कर पाऊंगा। चलिए, तो ये है न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंस, इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। सर ने आपको बताया था कि मंथली मैगजीन क्यों पढ़नी चाहिए। मैं उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टच नहीं करूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका कंपटीशन है कहाँ और सर ने ऐसा क्यों बोला। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, मेरा मटेरियल कर लेना है, पर आप ये समझिए कि आपका कंपटीशन है यूपीएससी मीन्स के बच्चों से। ये यूपीएससी का मीन्स दे चुके हैं, ठीक है, ये यूपीएससी दे रहे हैं। तो अब अगर आपका कंपटीशन उनसे है तो आपके दिमाग का लेवल, आपके सोचने की जो कैपेसिटी है वो भी उन्हीं के लेवल की होनी चाहिए, तब आप जाके वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब ऐसे जो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आएंगे तो वो हो सकता है आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए शायद दिक्कत ना हो, क्योंकि वो वही चीज़ प्रैक्टिस करके जा रहे हैं सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे तो उनका बैकग्राउंड देखेंगे, पता करेंगे तो बता देंगे खुद ही कि हाँ मैं यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उसके बाद मैंने सीएपीएफ निकाल लिया। बहुत रेयर ही कोई आपको बताएगा कि मैं केवल सीएपीएफ की तैयारी कर रहा था। ऐसा है क्यों? ऐसा इसीलिए है। तो इसलिए आपको एक मंथली पढ़नी है, चाहे विजन पढ़ लीजिए, सर ने आपको विजन बताया था। अब ये पढ़ना क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वैसे भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं तो आपको वहाँ पे डायमेंशंस
थोड़ा सा पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा देखने पड़ेंगे, अच्छा ये पहला डायमेंशन, ये दूसरा, ये तीसरा। और यहाँ पे मंथली में एक टॉपिक दिया होता है, वहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड 4 डायमेंशंस खोल के वहाँ पे 1 2 3 करके लिखी होती है, तो आसानी हो जाती है ये पढ़ने में। जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो आप खुद से सोच के वो समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये दूसरी डायमेंशन स्टार्ट हो गई, ये तीसरी डायमेंशन स्टार्ट हो गई। अब ये मंथली में आपको मिलता है, इसलिए आपको मंथली पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे हैं, वजीराम का भी कर सकते हैं, राउज आईएएस। अब इन्हीं का क्यों, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर टीम है, प्रॉपर रिसर्च करके मंथली मैगजीन्स बनाते हैं। तो हम भी अपने कोर्स में जो है इन मैगजीन्स में से जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको निकाल के पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको। बाकी और भी जगह से योजना, कुरुक्षेत्र, यहाँ से भी जो केस स्टडी और एग्जाम्पल्स मिलेंगे उनको भी उठा के उसमें डालेंगे। लेकिन वो आपको काम तब आएगा जब आप डायमेंशन सोच पा रहे हो, क्योंकि डायमेंशंस डालना बहुत इजी टास्क नहीं है भाई। कितना नोट्स बना लोगे आप? मैं आपको इसी को कॉपी पेस्ट करके फिर दे दूंगा, क्या मतलब निकलेगा उसका? तो हम अपने मटेरियल में जो पेपर 2 के लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो गाइडेंस प्रोग्राम में बच्चों को मिलेगा, उसमें ये मिलेगा एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज मंथली बेसिस पे। बहुत शॉर्ट में रहेगा और क्रिस्प रहेगा, बहुत कम पेजेस में रहेगा, ताकि वो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर पाए। तो ये है न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस और मंथली मैगजीन। अब आ जाते हैं कोर्स पे। तो ये सर ने आपको पहले बता रखा है, बस मैं एक पासिंग बाय रेफरेंस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने 3 स्टेज मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया हुआ है। इसमें 3 स्टेजेस कौन सी हैं? तो नैसेंट, बिगनर, एडवांस्ड। अब नैसेंट में क्या करेंगे, आप में से बहुत बच्चे होंगे टैलेंटेड होंगे, ब्रिलियंट होंगे, उनका दिमाग उस हिसाब से काम करता होगा। बहुत बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनकी पेन ही नहीं चलती। पहली प्रॉब्लम तो उनकी ये है कि उनके अंदर हेजिटेशन है, वो 2 लाइन नहीं लिख पाते। मेरे पास कई बार ऐसा केस आया हुआ है, बच्चों ने बताया हुआ है कि सर मैं एक भी लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ। तो नेसेंट स्टेज में हम आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग कराएंगे। इस पर हम आपको छोटा छोटा दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पेज, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 पेज ये लिखना आपको सिखाएंगे। और कोई भी रैंडम सा टॉपिक दे देंगे कि इस पे लिख दो, वो एग्जाम से रिलेवेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटो ये नहीं है कि आपको एग्जाम, पहले हमारा मोटो है कि आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म हो जाए, लिखने की हेजिटेशन खत्म होनी चाहिए, आपकी पेन चलनी चाहिए। जब आप पेन चला पाएंगे तब तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कर पाएंगे, तब तो पॉजिटिव नेगेटिव कर पाएंगे, तब तो क्वालिटी इनरिचमेंट कर पाएंगे। जब आप पेन ही नहीं चला पाएंगे तो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, फिर पढ़ने का इतना किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो ये कराएंगे। फिर बिगनर स्टेज पे हम क्या कराएंगे कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन जो आपको बताएंगे कि उसमें क्या फॉर्मेट है। बहुत लोगों को लगता है कि बॉडी में इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन होता है, बॉडी में कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है, एक सपोर्ट में पर्सपेक्टिव होता है, एक अपोजिट में पर्सपेक्टिव होता है। तो इसमें कोई काउंट नहीं होता है। जैसे आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट में आप क्या करते हैं कि वहाँ पे 4 पॉइंट्स आप सपोर्ट में लिखते हैं, फिर आप 4 पॉइंट अगेंस्ट में लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन होता नहीं है। लेकिन इसमें भी समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा वाला पहले लिखना है, पहले पॉजिटिव वाला लिखना है, पहले नेगेटिव वाला लिखना है। ये सारी निटिग्रिटीज जो हैं ये समझने की ज़रूरत है। फिर इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करना है, कंक्लूजन कैसे फ्रेम करना है, कैसे कितने टाइप हो सकते हैं इंट्रो कंक्लूजन फ्रेम करने के, कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। ये आपका बिगिनर स्टेज पे रहेगा। फिर एडवांस स्टेज पे आपका क्वालिटी इनरिच होगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी और टेस्ट सीरीज के थ्रू हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे क्वालिटी इनरिच कर सकते थे, एग्जाम्पल केस स्टडी वगैरह कैसे डाल सकते थे, उसी से आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर फिर टेस्ट सीरीज कितनी है और क्या फिर यहाँ पे आप कुछ लिखवाएंगे तो टेस्ट सीरीज में काउंट होगा? यहाँ तक कुछ भी आपकी टेस्ट सीरीज में नहीं काउंट होगा। टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ से है, जो भी टेस्ट उस समय होंगे वो आपको दिए जाएंगे, वो यहाँ से होंगे, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा एटलीस्ट एज फार एज राइट अप्स आर कंसर्न्ड। तो अब यहाँ पे नेसेंट स्टेज में हो सकता है हमको 50 राइट अप लिखवाना पड़ जाए, हम लिखवाएंगे। ओके ठीक। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमको यहीं पे लगने वाला है नेसेंट स्टेज में। यहाँ पे जो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि फ़ोन कॉल का क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ़ोन कॉल की फैसिलिटी ऑब्वियसली होगी, बल्कि यहाँ पे फ़ोन कॉल की फैसिलिटी इस हिसाब से होगी कि आपको हफ्ते में 1-2 कॉल नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो 3-4 कॉल भी की जाए, ताकि आपकी जो झिझक है वो दूर हो पाए।
उसके बाद बिगनर स्टेज है, उसके बाद एडवांस स्टेज है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है। आपको, हाँ, आपको लेक्चर जो है एक एक टॉपिक है, जैसे ऐसे कैसे हैंडल करना है, हो सकता है उस पर 2 लेक्चर हो, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे, तो वो आपको कहाँ प्रोवाइड करा पाएंगे, तो वो हम आपको यूट्यूब प्राइवेट जो है वहाँ पे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर ये तो सब होना ही होना है, जूम डिस्कशन होता रहेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत इन द सेंस कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है तो वो करेंगे, लास्ट में आते आते उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो कम हो जाएगा, जिस हिसाब से देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो ये आपका हो गया ये कोर्स के बारे में। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है, वो सब थोड़ा सा क्लियर नहीं थे, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पे फिर से बता देते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपने रे सर से। ओके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, और आपका दिन मंगलमय हो।